नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे 2 अंक स्तरीय प्रश्न फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है VVI क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, यानी इसका उपयोग को बताना है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या चीज़ में करते हैं? तो देखिए इसका आंसर हम लोग लिख दिए हैं कि अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं, है ना, जो हम यहाँ पे आपको लिखे हैं। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है इसका उपयोग कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग, है ना, टॉर्च, सेटेलाइट, है ना, वाहन के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो डॉक्टर है रोगियों को कान, नाक, गला, है ना, आँख की जांच करने में प्रयोग करते हैं। और बड़े अक्षर को, है ना, देखने में, उसकी स्थिति को पहचानने में, यानी अक्षर को, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका? यानी अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का यहाँ पे उपयोग पूछ रहा था, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में, है ना, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं आपका टॉर्च वगैरह, सेटेलाइट, है ना, उसमें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखे। तो प्रकाश के परिवर्तन क्या है, या फिर यही पूछ सकता है प्रकाश का परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इनके नियमों का और सचित जो है चित्र के साथ वर्णन करें। तो जब प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद पुनः लौट जाती है, तो लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। या फिर प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इनके 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे कि डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। बाबू रे सुगा चेला देख लो, ये हो गया आया, इसलिए आपतित किरण। और ये क्या है मेरा MM डैश जो है, क्या है ये? तो मिरर हो गया। और ये क्या है? परिवर्तित। और बीच में है जो बाबू, यही क्या है? अभिलंब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नियम को पढ़ते हैं, यानी 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये सारा प्रूफ किया हुआ है। हमारे वीडियो को अगर देखना है चाहते हैं इस सारे चीज़ को, तो आप जाइए, यानी पिछले वीडियो में आप देखेंगे, सारा इसका सॉल्यूशन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता है, पहला है प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अच्छा, प्रतिबिंब आभासी होता है। और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। या फिर इसी को पूछेगा कि अवतल और उत्तल में अंतर बताएं। तो इसका अंतर हम यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला है अवतल दर्पण का, यहाँ बॉक्स बनाया है, यहाँ पे उत्तल दर्पण का। अब देखिए सबका पॉइंट हमने लिख दिया है। अवतल दर्पण का भी लिखा है, उत्तल दर्पण का। वैसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग यानी रंगा हुआ रहता है और धंसा हुआ भाग क्या है? प्रकाश का परिवर्तक होता है, वह क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। और वैसा जिसका भाग धंसा हुआ, है ना, रंगा हुआ रहता है और उठा हुआ भाग प्रकाश का परिवर्तक अपवर्तित जिस पे आता है, वह उत्तल कहलाता है। अवतल का दूसरा यहाँ पे लिखा गया है, इनमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट अगला है, इनमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा बनता है और इसमें है प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसमें क्या है? अगला चौथा है, इनमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार यानी तीनों प्रकार का होता है और इसमें जो होता है सिर्फ काल्पनिक और छोटा बनता है। अगला इसमें 5 गो लिख दिए हैं। अगला जो है इसमें लिख दिए हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च वगैरह जो है ना, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग टॉर्च, सेटेलाइट वगैरह या गाड़ी के आगे वाला हेडलाइट जो होता है ना, उसमें प्रयोग करते हैं। और इस उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, एनेक्वा के रूप में। रे चला नेक्स्ट है
उत्तल एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोग यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं और छपाई के छोटे छोटे जो अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग करते हैं। बाजार एवं गलियों में लगे लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह सड़क पर जो भी हो, यानी इमेज जो होता है जो भी वस्तु का, जैसे मानव का हो गया या फिर जितने भी वस्तु गाड़ी छाकरा है ना, वो सारे को यहाँ पे देखने में हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। 6 में है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पथ दृष्टि दर्पण के रूप में वरीक्षी क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि वो देखो यहाँ लिख दिए हैं, उत्तल दर्पण को उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन को पूछेगा। तो यानी इसलिए किया जाता है कि उससे जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है और उत्तल दर्पण विस्तृत यानी स्पष्ट रूप से यानी उस वस्तु का प्रतिबिंब को क्या करता है, दिखाता है। इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है रे बाबू, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा करें। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद है ना, दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 है, समतल दर्पण का 2 उपयोग बताए। तो समतल दर्पण का उपयोग जो हम लोग है सोलर कुकर को परावर्तक सतह के रूप में करते हैं या चेहरे को देखने में हम लोग करते हैं। अगला है, प्रकाश के परिकर्णन से आप क्या समझते हैं या इसका क्या तात्पर्य है? तो जब प्रकाश की किरण किसी कण पर आकर पड़ती है और पड़ने के बाद कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर फैल जाती है, तो फैले हुए किरण या फैलने की क्रिया को ही प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको हम डायग्राम में बताया हुआ है, सूर्य से आता प्रकाश, ठीक है ना, ये हो गया आपका यहाँ पे डायग्राम बताया हुआ है। नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनके नियमों को है ना लिखे, अथवा प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, अथवा प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो दिशा परिवर्तन के कारण मुड़ हुई प्रतीत होती है, तो मुड़ने की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इनके कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 हो। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं? तो वो भी 2 होगा। तो पहला है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किन्हीं विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण जो यानी साइन और अपवर्तन कोण जो का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसको साइन आई बटा साइन आर से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। 11 में आते हैं, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पे इसका भी आंसर लिखा हुआ कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम की सहायता से आप इसे क्या कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 12 की ओर आते हैं। सब 2 नंबर में पूछने वाला VVI क्वेश्चन है। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? तो अपवर्तनांक यानी इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 0 में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताना है। तो उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं यानी नेत्र के दृष्टि दोष जो होता है ना, उसको सुधारने में किया जाता है, या छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में हम लोग करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष जो होता है उसको यानी निवारण के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस का एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतह को छुए बिना उनकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो उनकी पहचान करने के लिए है, उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार जो है छोटा दिखाई देगा रे बाबू सुगा, तो वो कौन सा होगा? अवतल होगा। यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो समझेंगे कि वो क्या होगा? वृत्ताकार पट्टिका होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से है बाबू
क्वेश्चन नंबर 15 कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताएं। तो देखो यहाँ पे दोनों का अंतर लिखा गया है, अवतल और उत्तल का, जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पहला क्या लिखा है इसमें उत्तल में कि जिस लेंस का किनारे की अपेक्षा बीच वाला भाग क्या होगा, अधिक मोटा रहता है, उसे हम बोलेंगे उत्तल लेंस। और जिस लेंस का मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग जो होता है अधिक मोटा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल बोलेंगे। ये इनमें बड़े अक्षरों को दिखाया जाता है और इसमें क्या होगा, छोटे अक्षरों को दिखाया जाता है। इनमें प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है, इसमें आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, और यह प्रकाश की किरणें को एक बिंदु से पर केंद्रित करता है और ये क्या करता है, बिखेर देता है। ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में बोल रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारित कर देता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी। और उत्तल लेंस को अपसारी क्यों कहा जाता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवतल लेंस जो है ना, प्रकाश के समांतर किरण को अपसारित कर देता है। समझ में आ रहा है, ये क्या कर देता है, अपसारित कर देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 18, प्रकाश पुंज यानी किरण पुंज क्या है, इनके कितने प्रकार हैं, तो इनके 3 प्रकार हैं, है ना। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, इनके 3 हो गए, अपसारी होगा, समानांतर होगा और एक अभिसारी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 19 में आपका है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33, इसका क्या अभिप्राय है। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33, इसका अर्थ यह है कि पानी में प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश के वेग के 1/1.33 गुना है, इसका ये है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका ये 20 पूछ रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय ये है रे बाबू सुगा चेला कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अर्थ यह है कि हीरे में प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश का वेग का 1/2.4 गुना है, इसका ये है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है 21 का, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जब फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि किसी लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, इसका क्या अर्थ है। तो किसी लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, तो किसी लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर, इसका अर्थ है कि वह लेंस जो है कि फोकस दूरी 1 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 23, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों माना है। इसलिए माना है कि उत्तल लेंस को आंख के सामने जब अगर हम रखते हैं तो सूर्य को अगर देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उत्तल लेंस को आंख के सामने रख देने से सूर्य से आती हुई उष्मा सीधा कहाँ पे पड़ेगा, आपका रेटिना पर पड़ेगा, जिससे आंख में काफ़ी यानी आंख को क्षति हो जाएगा, आपका खराब हो सकता है ना, यानी बहुत तरह के समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए कभी भी सलाह ये नहीं दिया जाता है कि उत्तल लेंस के आंख के सामने यानी सूर्य से आते हुए प्रकाश को यानी सूर्य को देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 की ओर, प्रकाश का परिकर्णन से आप क्या समझते हैं, इसे एक उदाहरण देकर समझाए। तो अभी इस क्वेश्चन को मैं ऊपर में भी बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी कण पर आकर पड़ती है और पड़ने के बाद कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और चारों ओर फैल जाता है, और फैलने की क्रिया को प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं, जैसा कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश। अगला है 25 है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक चिन्ह जो किरण आरेख जो है उसको बनाना है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम पर बनाया है। जब वस्तु दर्पण और वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। आकार क्या होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा, और प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है मेरा ये क्या है, अवतल दर्पण है, ये आपतित किरण हो गया। तो ये मैं आपका पढ़ाया हुआ है, जो आप पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ये आ गया आपतित किरण, और ये जैसी आएगा तो दर्पण चाचा का कहना है कि तुरंत ये क्या कर देते हैं, फोकस से गुजार देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से जाएगा और ये इसको भी फोकस से गुजार देगा। तो ये वस्तु का यही है गया, ये वस्तु था यहाँ, तो ये वस्तु का आकार और ये जो बना प्रतिबिंब दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होता है। यहाँ पे फोकस है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तक का किरण आरेख खींचिए। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम बनाया गया है। नेक्स्ट, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धी प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका स्थिति जो होगा रे बाबू, यानी फोकस जो होता है ध्रुव और फोकस के बीच होगा, तो यानी उसका आवर्धित और जो हम बोल सकते हैं आभासी प्रतिबिंब उसका बनेगा। तो देखो जैसे कि यहाँ पे लिख दिया गया है रे बाबू कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने हेतु वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के मध्य होनी चाहिए, उसके यानी बीच में होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम आपको बताया गया है, देख लो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 28, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है, तो बोल रहा है कि आपका क्वेश्चन कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको बोला जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना, जिसको हम दर्पण के सामने दो और अधिक परावर्तित किरणों एक बिंदु पर आकर इसमें क्या होगा, मिलेगा, और ये आती हुई सिर्फ प्रतीत होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, और ये क्या होता है भाई, सीधा होता है। नेक्स्ट, अगला है अब यहाँ पे 5 अंक स्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो 5 अंक स्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे इसको पूछ सकता है, किस तरह से पूछ सकता है इसका जो है, तो अवतल दर्पण और वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी के बीच जो संबंध स्थापित करना है, या फिर ये, तो ये सारा जो है आपका वीडियो प्रूफ किया हुआ है। आप पिछले वाले वीडियो में जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये 5 अंक स्तरीय प्रश्न, ये सारे यानी क्वेश्चन जो है आप मेरे पिछले वीडियो में जाइएगा, सारा प्रूफ करके दिखाया गया है। ये जितने भी 5 अंक स्तरीय प्रश्न है, बहुत भी है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्नों को आप जाकर हमारे पिछले वाले वीडियो में देखेंगे, आपको सारा इसका मिल जाएगा सॉल्यूशन। दूसरा चैप्टर इसमें ये है कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, या फिर इसी को पूछ सकता है समंजन क्षमता को परिभाषा कीजिए, है ना, इस तरह से आपको पूछेगा। तो मानव नेत्र किसी भी वस्तु को साफ देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी बदलते रहता है। लेंस की फोकस दूरी बदलने की इस क्रिया को समंजन क्षमता कहते हैं। और स्पष्ट रूप से किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको 25 सेंटीमीटर की पर रखी हुई वस्तु को हम स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला है कि दृष्टि दोष क्या है। तो दृष्टि दोष क्या है, वे कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो कोई भी स्वस्थ मनुष्य स्पष्ट जो वस्तु को देखने के लिए, है ना, इसके लिए अभी मैंने बताया कि 25 सेंटीमीटर जो है वस्तु को क्या करता है, देख सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि कोई वस्तु को अगर देखना है, तो यानी कोई स्वस्थ मनुष्य स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी से लेकर अनंत तक रखी वस्तु को देख सकता है, लेकिन कई कारणों से नेत्र में जो हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण वो देख नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो दृष्टि दोष हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 4 प्रकार का हो जाता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगला है जैसे कि यहाँ पे जरा दृष्टि दोष बोला जाता है, जिसको मायोपिया भी बोला जाता है। और एक है अस्टिग्माटिज जिसको बोला जाता है। इसका निवारण के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का करते हैं, और इसमें जरा दृष्टि में बाइफोकल का किया जाता है ना। और चौथा में क्या करेंगे, तो सेलिडिकल चश्मे का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा, तथा इसका निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, यह दोष का कारण क्या हो सकता है, क्यों ये दोष उत्पन्न होता है। तो जैसा कि इसका उत्तर हम आपको लिख दिए हैं बाबू, क्या है कि दूरदृष्टि दोष
एक वैसा दोष है जिससे दूर रखी वस्तु को साफ साफ जो है देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। यही क्या कहलाता है? दूरदृष्टि दोष। ठीक है ना। कारण क्या है? होने का कारण ये है रे बाबू कि नेत्र गोलक को छोटा हो जाता है तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाता है? कम जाता है। दूसरा है कि लेंस जो है आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है तथा इनकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसका उपचार क्या है? तो दृष्टि दूर को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार निकट दृष्टि दोष पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, और निकट दृष्टि दूर को दूर करने के लिए, निवारण के लिए, यानी आपका यहाँ पे पूछता है कि किस लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि निकट दृष्टि दोष एक वैसा दोष है जिससे निकट रखी हुई वस्तु को साफ साफ क्या करता है? मनुष्य देख सकता है, लेकिन दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। उसी को हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो नेत्र गोलक को लंबा हो जाना, रेटिना के बीच दूरी को बढ़ जाना, और दूसरा है कि नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है तथा इनकी फोकस दूरी कम जाती है। इसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। इसका उपचार क्या है? तो हम लोग उपचार करेंगे कि अवतल लेंस का जब हम लोग लगाएंगे तो ये दोष को क्या हम कर सकते हैं? दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट उसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि जरा दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको या इसी को दो ढंग से आपको क्वेश्चन को पूछ सकता है कि जरा दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, ऐसा इसे दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं, और कारण भी पूछ सकता है। तो जैसा कि इसका हम आंसर आपको लिख दिए हैं बाबू, क्या लिखे हैं रे सुगा? देख यहाँ, जरा दृष्टि दोष एक वैसा दोष है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में होती है। इस दोष में वस्तु न तो दूर की रखी वस्तु को साफ साफ देख सकता है, न नजदीक की रखी हुई वस्तु को साफ साफ वो देख सकता है, जिसे ही क्या बोला जाता है? जरा दृष्टि दोष। इस दोष होने के कारण क्या है? यानी बुढ़ापा में होता है, नेत्र लेंस में लचक हो जाती है, जिसके कारण होता है सिलेरिया मांसपेशिया की संवेदन क्षमता घट जाती है। इसका उपचार क्या है? तो बाइफोकल लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे तो इसका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का विक्षेपण से किसे कहते हैं। देखो कितना टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, मैंने सारा चीज बता दिया। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश वर्ण विक्षेपण क्या है? स्पेक्ट्रम क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष की व्याख्या करें, अथवा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? इंद्रधनुष कैसे बताओ। ये तो सारे का जो आंसर होगा रे बाबू, सब क्या होगा? एक ही होगा। जैसा कि यहाँ पे उत्तर आपको हम लिख दिए हैं कि वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म के पीछे रखे हुए पर्दे पर 7 रंग में वो क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। अतः पर्दे पर 7 रंग विभक्त होने की इस घटना को ही बोला जाएगा वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसा कि इंद्रधनुष का बनना, जब वर्षा होती है तो आकाश में वर्षे के बूंदे प्रिज्म पर के रूप धारण कर लेती है, जिससे होकर जाने वाले प्रकाश की किरण 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है, जिसे ही बोला जाता है इंद्रधनुष हम लोग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है? श्वेत प्रकाश है, जब जा रहा है तो ये 7 रंगों में क्या हो जा रहा है? विभक्त हो जा रहा है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाने का कारण है कि ताप जो परिवर्तन के कारण वायुमंडलियों का जो तापमान जो है ना, हम बोल सकते हैं स्थिर नहीं रहता, वो बदलते रहता है ना, जिसके फलस्वरूप तारे जो से आने वाली किरण अपवर्तनांक के कारण कभी अधिक तो कभी कम होता है ना, जिसके कारण तारे को जब अगर हम अपनी आंखों पर कभी भी जो अधिक करके जब देखते हैं तो हमेशा जो ये तारे हैं जो टिमटिमाते हुए यानी नजर आते हैं। क्यों? मतलब मेन मकसद क्या है? तो हम बोल सकते हैं वायुमंडलीय का अपवर्तनांक के कारण। तो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण, क्योंकि वायुमंडलीय का अपवर्तनांक जो है कभी भी स्थिर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा रे बाबू, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो जब प्रकाश वायुमंडल से होकर निकलता है या गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण है ना तथा गैस अणुओं की मात्रा अधिक होती है। जब प्रकाश धूल कण पर पड़ती है तो प्रकाश के अपसारित कर देता है, जिससे नीला रंग परिकीर्णन अधिक होता है, और यह परिकीर्णन अधिक होने के कारण ही हमेशा आकाश जो है वो कैसा दिखाई देता है? नीला या आसमानी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं।
तो 9 में यह है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई प्रतीत होता है जब ऊपर रहता है, तो इसलिए यानी ऐसा होता है कि वहाँ पे जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई इसलिए देता है क्योंकि अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं है, यानी वायु की जो होती है वो वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, और वायुमंडल नहीं रहने के कारण ही वो क्या होता है, हमेशा कैसा दिखाई देता है, काला। ये भी क्वेश्चन पूछेगा रे बाबू, सब 5 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय सूर्य हमेशा जो है लाल क्यों दिखाई देता है। तो कारण ये है कि सूर्य या सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि सूर्य से दोपहर के समय निकलने वाली प्रकाश की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में कम दूरी तय करता है, जिससे प्रकाश का परिकर्णन कम होता है और सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है। लेकिन सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य से निकलने वाली किरण को पृथ्वी पर पहुंचने में अधिक दूरी तय करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे परिकर्णन जो हो जाएगा सबसे अधिक हो जाता है। जो सूर्य लाल रंग की एक वैसा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अधिक होने के कारण ही वो हमेशा क्या होता है, लाल दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि रेलवे सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, अथवा रेलवे सिग्नल का जो प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। तो कारण यही है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बहुत अधिक होता है। समझ गया ना, जैसा कि आपको यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है।